नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में बिहार की 8 महिलाओं की मौत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। पटना में भीषण जाम की समस्या को देखते हुए गांधी सेतु पर वाहनों के परिचालन की व्यवस्था में बदलाव। अब सेतु पर रात 12 बजे से 3 बजे के बीच ही भारी वाहनों का होगा परिचालन। और देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में बिहार का खाता खुला और पराजिता मिश्र ने वुशु में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में बिहार की 8 महिलाओं की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों में गोपालगंज की 4, औरंगाबाद की 2 तथा मुजफ्फरपुर और पटना की 1-1 महिला शामिल है। गोपालगंज की 2 महिलाओं के घायल होने की भी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मृतकों के शवों को उनके पैतृक गांव भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की गहराई से जांच करने के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का भी गठन किया है। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है। इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे। आयोग 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। पुलिस भी मामले की अलग से जांच करेगी और हादसे के कारणों की पड़ताल करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को घटना स्थल का दौरा कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। वे हालात का जायजा लेंगे और मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। यह घटना कल संगम के पास अखाड़ा मार्ग पर हुई, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए आए थे। सरकार ने कहा है कि महाकुंभ के दौरान भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधन को और मजबूत किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान सरकार सदन के नेताओं के साथ चर्चा करेगी और सत्र के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न दलों का सहयोग मांगेगी। एक रिपोर्ट। बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार को संसद की दोनों सदनों की एक साथ होने वाली बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगी। उसी दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं शनिवार को वित्त मंत्री वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जबकि सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में मधेपुरा में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री आज अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में मधेपुरा जिले को 288 करोड़ रुपए से अधिक की 37 योजनाओं की सौगात देंगे। श्री कुमार जिले के रसलपुर धुरिया पंचायत के कलासन गांव में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही वे स्थानीय लोगों और जीविका दीदियों के साथ संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री का अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने का भी कार्यक्रम है। इधर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा को लेकर 158 दंडाधिकारी अधिकारियों के नेतृत्व में 600 पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं स्टेट हाईवे 58 पर शाम 5 बजे तक भारी वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधेपुरा से मनीष वत्स। राज्य सरकार ने समस्तीपुर, मधुबनी, अररिया और कैमूर जिले में सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 116 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि खर्च करने की मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत इस राशि से लगभग 60 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव होगा।
पटना में भीषण जाम की समस्या को देखते हुए गांधी सेतु पर वाहनों के परिचालन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि अब सेतु पर रात 12 बजे से 3 बजे के बीच 3 घंटे ही भारी वाहनों का परिचालन होगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि में सिर्फ 500 बालू लदे ट्रकों को ही सेतु से पार करने की अनुमति होगी। पहले सेतु से रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच भारी वाहनों का परिचालन किया जाता था। मुंगेर और खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बने श्री कृष्ण सेतु पर निरीक्षण कार्य के चलते आज और कल कुछ समय के लिए वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार आज दिन के 11 बजे से 12:30 तक और 2 बजे से शाम 4 बजे तक वाहनों का परिचालन नहीं होगा। वहीं कल सुबह 8 बजे से 9:30 तक तथा 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सेतु पर वाहन नहीं चलेंगे। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने अवैध रूप से गाड़ियों पर प्रेस और पुलिस लिखकर चलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीजीपी ने अपने आदेश में कहा है कि प्रेस, पुलिस, आर्मी या अन्य सांकेतिक शब्द लिखे वाहनों की सूक्ष्मता से जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पटना उच्च न्यायालय ने ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक अभियंता के पदों पर की जा रही नियुक्ति पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश हरीश कुमार की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को इस मामले में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। याचिका में गेट स्कोर के आधार पर सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई है। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब चेहरे की पहचान कर बच्चों को पोषाहार मिलेगा। समेकित बाल विकास परियोजना निदेशालय के निदेशक कौशल किशोर ने बताया कि अप्रैल महीने से आंगनबाड़ी केंद्रों पर फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की व्यवस्था लागू होगी। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य पोषाहार वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में बिहार की टीम ने कांस्य पदक के साथ अपना खाता खोला है। मुजफ्फरपुर की अपराजिता मिश्र ने वुशु की नानक्वान स्पर्धा में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन समेत कई गणमान्य लोगों ने अपराजिता को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। इधर रग्बी प्रतियोगिता में राज्य की टीम का मिलाजुला प्रदर्शन रहा। इस स्पर्धा में महिला टीम ने केरल को 54-0 और तमिलनाडु को 18-0 से पराजित किया। दूसरी तरफ पुरुष वर्ग में बिहार और बंगाल के बीच मैच बराबरी पर रहा। वहीं ओडिशा से बिहार को हार का सामना करना पड़ा। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के दिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस अवसर पर दिल्ली में राष्ट्रपिता की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। पटना में गांधी घाट पर आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि के लिए पूर्वाह्न 10:47 पर सायरन बजेगा। पूर्वाह्न 10:49 पर दूसरी सायरन ध्वनि के प्रसारित होने के साथ ही मौन भंग किया जाएगा। बोधगया में कल से बौद्ध महोत्सव की शुरुआत हो रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि इस महोत्सव में फिल्म और कला महोत्सव के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और ब्यौरा
हमारे संवाददाता से। 2 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। महोत्सव में शामिल होने के लिए जापान, थाईलैंड, बांग्लादेश, वियतनाम, तिब्बत, कंबोडिया, कोरिया और म्यांमार समेत कई अन्य देशों से बौद्ध भिक्षु बोध गया आए हैं। इस बीच इस महोत्सव की शुरुआत से पहले आज डुंगेश्वरी पहाड़ी से महाबोधि मंदिर तक ऐतिहासिक ज्ञान पद यात्रा का आयोजन किया गया। 9 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में 1000 से अधिक बौद्ध भिक्षु और आम लोग शामिल हुए। इस यात्रा का मकसद ज्ञान पथ पर चलकर विश्व को मानवता और भाईचारा का संदेश देना था। आकाशवाणी समाचार के लिए बोध गया से धर्मवीर भारती। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में आज भी घनी कुहासे की स्थिति बनी हुई है। वहीं राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अच्छी धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 4 दिनों तक मौसम में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न भागों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। आरा नगर थाना क्षेत्र के कौसगंज मोहल्ला में पुलिस ने छापेमारी कर 778 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन बरामद की है। अररिया की विशेष उत्पाद अदालत ने शराब तस्करी के मामले में दोषी आमिर आलम को 6 वर्ष कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र के मल्हारा टोला सरदारी बीघा में एक ट्रक की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नवादा साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर एक व्यक्ति से लाखों रुपए ठगी करने के मामले में एक बैंक कर्मी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, अमृत स्नान से ठीक पहले भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत, 60 घायल। दैनिक भास्कर ने लिखा है, हादसे के बाद एक्शन, कुंभ में वीआईपी प्रोटोकॉल पर रोक, सरकार का पूरा फोकस अब श्रद्धालुओं को निकालने पर। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, गोगाबिल झील बनेगी पर्यटन स्थल। प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, 2,28,000 किसानों को खराब हुई फसल का मिलेगा मुआवजा। राष्ट्रीय सहारा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है, विवाह पवित्र बंधन साल भर में नहीं तोड़ सकते। आज अखबार की सुर्खी है, सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ इश्तेहार जारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में बिहार की 8 महिलाओं की मौत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। पटना में भीषण जाम की समस्या को देखते हुए गांधी सेतु पर वाहनों के परिचालन की व्यवस्था में बदलाव। अब सेतु पर रात 12 बजे से 3 बजे के बीच ही भारी वाहनों का होगा परिचालन। और देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में बिहार का खाता खुला और पराजिता मिश्र ने वुशु में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 से प्रसारित किया जाएगा।